नमस्कार, स्वागत है डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। इसकी पहली क्लास में हमने आपको बताया था अभिकारी शब्दों में क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके हिंदी में कौन कौन से कार्य हैं और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। इन्हीं चारों प्रकारों पर आज चर्चा करते हैं। तो क्रिया विशेषण का जो पहला प्रकार है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा, काल माने समय, वाचक माने बताने वाला, यानी क्रिया के समय का बोध कराने वाला। कैसे परिभाषा करोगे इसकी? वे अविकारी शब्द, अविकारी बार बार इसलिए लिखा जाता है आपके संज्ञान में रहे कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है, और जो क्रिया के समय का बोध कराए वो समयवाचक यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के समय का बोध कराना है। क्रिया कब हुई थी, क्रिया कब होगी या कब हो रही है, ऐसी चीजें जहां पे आ जाएं वहां पर इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आ जाए मोहित कल पढ़ेगा, अगर ये शब्द आ जाता है कि मोहित कल पढ़ेगा, यहाँ शब्द क्या आ गया? मोहित कल पढ़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोहित क्या है? यहाँ मोहित है संज्ञा, अब पढ़ना क्या है? पढ़ेगा, ये है क्रिया। पढ़ेगा एक क्रिया है जिससे, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। अब रह गया एक कल। कल क्या है? इस समय का बोध कराता है, इसका समय का। तो रोहन कल पढ़ेगा, या कह सकते हो आज पढ़ेगा। अब इसमें और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे देख सकते हो, आज, कल, परसों, दिन भर, लगातार, अभी, तुरंत, सप्ताह, या समय बताने वाली कोई चीजें, टाइमिंग। जैसे 4 बजे पढ़ेगा, जैसे कहा जाए हमारी क्लास प्रतिदिन 6 बजे चलती है, ट्रेन प्रतिदिन 3 बजे जाती है। तो किसी भी कार्य की अगर टाइमिंग बता दी जाए, मैं 2 बजे मिलूंगा, तो यदि क्रिया के समय का बोध हो तो उसे क्या कहोगे? यहाँ से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये आपको समझाने के लिए ऐसा वाक्य का प्रयोग किया गया है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के बाद में आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्रिया विशेषण का जो भेद है वो ध्यान दीजिएगा। दूसरा, स्थान वाचक क्रिया विशेषण, यानी वे अविकारी शब्द। अगर हम इसकी परिभाषा करना चाहें, कैसे परिभाषा करोगे? वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्थान का जब बोध कराया जाएगा तो यहाँ पर कौन सा कारक का प्रयोग होगा।
जैसे अगर लिख दिया जाएगा मोहित छत पर खेलता है। मोहित छत पर खेलता है। अब यहाँ मोहित क्या है? मोहित एक संज्ञा है। खेलना क्या है? खेलना एक क्रिया है। कहाँ खेल रहा है? छत पर। कहाँ खेल रहा है? छत पर। तो ये क्या होगा? ये स्थान का बोध करा रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में जाएगा। खेलने की क्रिया कहाँ पर हो रही है? कई बारीकियां भी होती हैं, उन पर विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे जो पर शब्द आया, में और पर, ये अधिकरण कारक का बोध कराता है। अधिकरण कारक। और जो कारक होते हैं वो सब विकारी शब्द होते हैं। जैसे अगर छत अलग से कर दिया जाए और कारक, जैसे अगर छत पर पूछा जाए तो कहोगे ये अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है। लेकिन वैसे अगर पूछ लिया जाए छत क्या है, तब ये विकारी शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा है। प्रश्न यहाँ पर यही होता है कि वाक्य का प्रयोग कैसे हो रहा है। वाक्य के प्रयोग को संज्ञान में रख करके ही आपको आगे धारणा बनानी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। इसमें और कौन कौन शब्द आएंगे? जैसे में, पर, ऊपर, भीतर, पास, निकट, बगल में, बगल, समीप, बहुत शब्द से आ जाएंगे। जैसे घर के आगे खेलो, घर के एक आगे शब्द आ जाएगा, घर के आगे खेलो या घर के पीछे खेलो। घर के आगे खेलो, खेलना एक क्रिया है। कहाँ खेले? घर के आगे खेलो। घर के पीछे खेलो, खेलना एक क्रिया है। कहाँ? घर के पीछे। स्थान का बोध कराया जा रहा है। तो जहाँ स्थान का बोध हो जाए जिन वाक्यों से, खेलना एक क्रिया है, उससे पहले स्थान का बोध हो रहा है, उसे कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें इधर उधर जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये देखते रहिए, ताकि परीक्षा में बड़ी बारीकी से इन चीजों का आप जवाब दे सकें। अब आता है स्थानवाचक के बाद में आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण माने होता है मात्रा। परिमाण माने क्या होता है? मात्रा। यदि हम इसका बोध कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि परिमाण क्या चीज है। परिमाण मीन्स मात्रा। देखो परिभाषा, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हो? क्रिया की मात्रा का बोध कराते हो। जैसे अगर यहां पर कोई शब्द लिखा जाए, कैसे हो जाएगा? लिखते हैं एक वाक्य, राम बहुत हंसता है। अब हंसना क्या है? एक क्रिया है। यहां राम, राम शब्द क्या हो जाएगा? राम शब्द संज्ञा है। हंसना एक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। एक क्रिया का जब पाठ चलेगा तब आपको पता चलेगा अकर्मक सकर्मक क्रिया या उसके कितने भेद होते हैं। अब बहुत शब्द इसमें क्या है? बहुत एक मात्रा है, परिमाण है। जिसे नापा तोला जाता है उसे परिमाण कहते हैं। तो क्या है कि राम बहुत हंसता है। अन्य शब्द कैसे आ जाएंगे? जैसे थोड़ा,
कम, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त आदि शब्दों का प्रयोग। जैसे पर्याप्त व्यायाम करो, व्यायाम कैसा करें? पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। चाय कम पियो, चाय कितनी पिए? कम चाय पिए। तो मात्रा का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट भाग इसका आता है, अंतिम भाग, वो भी देख लेते हैं। रेतवाचक क्रिया विशेषण नंबर 4 पे आएगा। रेतवाचक क्रिया विशेषण। रेत यानी एक शैली, तरीका, किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, उस काम की जो शैली होती है, जो ढंग होता है, उसे हम रीति कहते हैं। शैली या ढंग को क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी? वे आविकारी शब्द जो क्रिया की रीति, ढंग, स्वीकृत, अस्वीकृत, जैसा प्रारंभ में आपको बता दिया गया था, अस्वीकृति, निश्चितता, अनिश्चितता, आदि का बोध कराते हैं। आदि का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कोई कार्य ढंग से करो, कोई कार्य कहा जाएगा बेहद तरीके से करो। जैसे अगर कहा जाए बस फटाफट भर गई। अब देखिए, बस क्या है? एक संज्ञा है। भरना क्या है? क्रिया है। भर और गई दोनों ही क्रियाएं, संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब फटाफट क्या है? ये तरीका है, एक शैली है, एक रीति है। फटाफट, बस फटाफट भर गई। जैसे आप कहोगे राम सरपट दौड़ा। कई बार कहा जाता है ढंग से पढ़ो। कैसे पढ़े? ढंग से पढ़ो, अच्छे से रहो। जैसे कहा गया तुम अच्छे से पढ़ो। अब यहां शब्द आया तुम। क्या है? तुम एक सर्वनाम है। कह सकते हो राम अच्छे से पढ़े। अब पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। अच्छे से क्या है? यह एक शैली है, एक यह तरीका है, यह एक ढंग है। आज पानी बरसेगा। हो सकता है आज पानी बरसे, रीना अवश्य आएगी। तो इस प्रकार जो संज्ञा की निश्चितता अनिश्चितता का बोध करते हैं, इसमें अवश्य, ढंग, तरीके आदि का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी कार्य को करने का क्या ढंग, क्या तरीका हो सकता है। सब लिखा है आपके सामने, इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन चारों प्रकार के क्रिया विशेषण को एक स्थान पर लिखते हैं, जिससे आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो जाए और सरल बन जाए आपका समझना। सबसे पहले 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के।
सबसे पहला था कालवाचक या कालबोधक क्रिया विशेषण, यानी वे अभिकारी शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे अभिकारी शब्द जो क्रिया के स्थान या क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की मात्रा, क्रिया का ढंग, क्रिया की स्वीकृति अस्वीकृति आदि का बोध कराते हैं। और 4 क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की रीति शैली ढंग आदि का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, हर भेद को कैसे उदाहरण दिए जाएंगे, कैसे वाक्य बनेंगे, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो ये था अभिकारी शब्द का पहला भाग, जिसे कहा जाता था क्रिया विशेषण, और उसके 4 भाग। इसके अलावा बचा है संबंधवाचक क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। तो इन 3 जो शेष बचे हुए क्रिया विशेषण हैं, इन पर हम कल आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिचितों को इसे अवश्य भेजें। जो भी एग्जामिनेशन है वो लेखपाल, यूपी पुलिस या किसी भी तरीके का है जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जो देना है वो अवश्य दें।